नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 124110 110 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। हम सभी को मालूम है कुल 30 क्वेश्चंस आते हैं। वन बाय वन चेक करते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। पहले सवाल की बात करें तो लेटर सीरीज का सवाल है, और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें कंपैरिजन करते हुए चलना है। और कंपैरिजन में दो वैरायटी हम डिस्कस करते हैं। पहला फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं, और दूसरा फर्स्ट टू लास्ट लेटर को डिस्कस करते हुए चलते हैं। गॉट इट। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट को यहाँ कंपेयर करूँ तो देखो, हमने देखा कि ए और ए से एफ बन रहा है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर एस और एस से ए जा रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। और यहाँ आप डिफरेंस देखिए तो यहाँ डिफरेंस है 8 का। 5 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंस है वो बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 6 का, और यहाँ 7 का। तो आगे वाला डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 8 का डिफरेंस। तो एफ 6 नंबर पे आता है, 6 और 6 12, तो 12 पे कौन आ जाएगा, लेटर एल। तो लेटर एल मुझे दो ऑप्शन के अंदर दे रखा है, सेकंड और फोर्थ के अंदर। अब यहाँ मैं सेकंड को कंपेयर करूँ और सेकंड को कंपेयर करते मेरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। सेकंड आपने देखा पहले दे रखा है बी, उसके बाद दे रखा है जी, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर टी है, और उसके बाद बी दे रखा है। तो देखो, अगर मैं बी से जी जाऊँ तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, और यहाँ अगर आप जाओ तो यहाँ डिफरेंस है 8 का। अगेन वही सीरीज चली, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ 6 का डिफरेंस लूँ तो 7 और 6 13, 13 पे आना है एम, और उसके बाद 7 का डिफरेंस। तो एम मुझे मिल रहा है सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न का आंसर यही जाना है अपना। अब आप थर्ड और फोर्थ को भी कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड को आप कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ 5 अक्षरों का डिफरेंस है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 8 अक्षरों का डिफरेंस है। तो 5, 6, 7, 8। तो यहाँ 6 का डिफरेंस, 8 और 6 14, उसके ऊपर आ गया n। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रीजनिंग का दूसरा सवाल। अगला सवाल दे रखा है, नंबर सीरीज का सवाल दे रखा है। तो देखो डिफरेंस यहाँ लास्ट में बढ़ रहा है, 244 बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, और बड़ा नंबर हम किससे कवर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो, अगर मुझे 20 से 28 बनाना हो तो बनाने का तरीका क्या होगा, इंटू 3 - 2। अगर मुझे 4 से 10 बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, इंटू 3 और -2। और मुझे अगर 2 से 4 बनाना हो तो अगेन मैं क्या करूँगा, इंटू 3 - 2। तो यहाँ फिक्स सीरीज चल रही है कि 3 से गुणा करके मुझे क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो अगर मैं 28 को 3 से गुणा करूँ तो इंटू 3 करने पे वैल्यू कितना आती है, 84, और माइनस अगर 2 कर दूँ तो मेरा वैल्यू कितना आया, 82। तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ग्रुप डिटर्मिनेशन एनालॉजी का सवाल है। 13 मुझे बनाना है। क्लियरली विजिबल है कि मुझे 5 और 4 से ही 13 बनाना है। पहला तरीका होता है जोड़ना, दूसरा गुणा करना, घटाना, भाग करना और स्क्वायर करना। ये 5 तरीके हम फॉलो करते हैं। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो आपने देखा कि 4 और 5 का सम होता है कितना, 9, और बनाना मुझे कितना, 13। तो मुझे 4 और जोड़ना पड़ेगा। 4 जोड़ना है, इसका मतलब मैंने जो पहला नंबर है 4 उसको 2 टाइम्स ऐड किया, 2 बार इसको ऐड किया। तो क्यों ना मैं पहले नंबर का डबल कर लूँ और उसके अंदर क्या कर दूँ, जो थर्ड नंबर है उसका मैं ऐड कर दूँ, उसमें सम कर दूँ उसका। तो अगर मैं इसका 2 गुना करूँ तो 3 गुणा 2 कितना हुआ, 6, और 6 में 6 ही ऐड कर दूँ इस नंबर को, तो नंबर कितना बन रहा है, 12 है। अब इसी को मुझे फॉलो करना है, कौन से ऑप्शन के अंदर है। 4 का डबल करूँ 8 और 3 होता है 11, ऑप्शन एलिमिनेट है। 5 का डबल 10 + 6 करूँ 16, एलिमिनेट है। 7 का डबल 14 + 3 17, एलिमिनेट है। 5 का डबल 10 + 7 करूँ तो 17। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 रीजनिंग का चौथा सवाल। ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है, और उसमें मेरे से रिलेशन पूछा है कि क्यू का के से क्या संबंध है। तो रिलेशन कौन बताएगा, के। क्यों, क्योंकि के से पूछा जा रहा है। तो मुझे क्यू से के तक रिलेशन को सोल्व करना है। अगर मैं फर्स्ट यहाँ से पढ़ूँ तो देखो, आपने देखा कि क्यू इज़ मदर ऑफ टी। क्यू माता है टी की।
नेक्स्ट रिलेशन अगर आप ये पढ़ें तो आपने पढ़ा T इज़ फादर ऑफ वाई, T इज़ फादर ऑफ वाई, T वाई का पिता है। अगला रिलेशन अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो इसने क्या दिया यहाँ, y इज सन ऑफ m, y इज सन ऑफ m, तो m इसकी माता होगी। आगे रिलेशन अगर आप पढ़ते हैं यहाँ तो आपने क्या पढ़ा, m इज़ मदर ऑफ k, m इज़ मदर ऑफ k। तो ये तो हमने डायग्राम बनाया, हायरार्की बनाई। अब k आवाज़ लगाएगा किसको, q को। तो ये k का पिता है और ये पिता की माता है, और पिता की माता कौन होती है, दादी। अब दादी ऑप्शन कहाँ इसमें दे रखा है, फादर्स मदर दादी, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 4 सवाल हम कर चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। नेक्स्ट सवाल है अपने सिलॉक्स का सवाल है, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। इसने कहा सम फिंगर्स आर टोज, कुछ टो किसे बोलते हैं, जो पैर का अंगूठा होता है इससे बोलते हैं। तो सम फिंगर्स आर टोज। अगला दे रखा है सम टोज आर रिंग्स, कुछ टो जो पैर के अंगूठे हैं वो क्या है, रिंग है। आगे दे रखा है सम रिंग्स आर हैंड्स, कुछ रिंग क्या है, हाथ हैं। गॉट इट। तो डायग्राम हमने बना लिया। अब यहाँ क्लियरली विजिबल है कि अगर मैं फिंगर और रिंग की बात करूँ तो पॉसिबिलिटी है, फिंगर और हैंड की बात करूँ पॉसिबिलिटी है, टोज और हैंड की बात करूँ तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले बात हो रही है हैंड और टोज़ की। तो देखो ये तो हैंड है और ये टो है, दोनों में रिलेशन कैसा है, पॉसिबिलिटी का दिखाई दे रहा है। और यहाँ दिया है कि सम हैंड्स आर टोज़, कुछ हाथ पाँव के अंगूठे हैं। तो ये है नहीं बट ये हो सकते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। अब इधर और के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए। जो सम आर के साथ हम लिखते हैं नो वन, तो नो वन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड बात कर रहा है रिंग और फिंगर्स की, तो ये फिंगर और ये रिंग है, दोनों में पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड बात कर रहा है हैंड्स और फिंगर्स की, ये फिंगर और ये हैंड्स हैं, अगेन पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव कंक्लूजन है बट नेगेटिव अवेलेबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बात हो रही है फिंगर और रिंग की, तो ये फिंगर और ये रिंग, अगेन पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी गिवन है, नेगेटिव अवेलेबल नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो 4 कंक्लूजन है, 4 निष्कर्ष है, कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का है, फर्स्ट फोल्ड सेकंड फोल्ड। तो जब अनफोल्ड करेंगे तो पहले जो लास्ट में फोल्ड किया उसको अनफोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँगा, ये खुलकर ऊपर जाएगा ऐसे। तो देखो ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएगा, विपरीत। यहाँ बगल में क्या आएगा, एरो, और ये पेंटागन है और इसका स्ट्रक्चर किधर आएगा, डाउनवर्ड, ऐसे ये इन्वर्टेड हो जाएगा। ये चोंच जो ऊपर की तरफ है ये चोंच किधर दिखेगी, नीचे की तरफ। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल को लोकेट करता हूँ कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या। तो पहला गलत है ऑप्शन, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, एक ही ऑप्शन मुझे लगा जो सही है इसके अंदर। तो बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन ही मेरा राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 रीजनिंग का 7वां सवाल। एक नॉन वर्बल सीरीज़ दे रखी है, इसमें 3 एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ता हूँ उसके बाद सेकेंड को कंपेयर करते हुए चलते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ Z, तो Z देखो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यहाँ आया और -1 हुआ, फिर Y इस जगह आया, यहाँ X अगेन -1, तो X इस जगह आएगा और -1 करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, W। तो इस कॉर्नर में मुझे क्या चाहिए, W। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में है। गॉट इट। अब दोनों में O देखो सेम दे रखा है, तो मैं कंपेयर किसको करता हूँ, जो एरो दे रखा है इसको कंपेयर करते हुए चलता हूँ। तो देखो एरो यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट हुआ, ये वेस्ट में था, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, तो अब ईस्ट से किधर जाएगा, नॉर्थ, और नॉर्थ में डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो थर्ड को मैं एलिमिनेट कर दूंगा और फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, बोर्ड मास का सवाल दे रखा है। जब भी हमारे सामने बोर्ड मास का सवाल आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें देखना है कि वो इक्वेशन को सही प्रूव करवा रहा है या गलत प्रूव करवा रहा है। और यहाँ क्या दे रखा है, विल बी नॉट करेक्ट, समीकरण सही नहीं होगा। ध्यान रखना है, समीकरण सही नहीं होगा, उस पर फोकस करना है। तो जो समीकरण सही होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट की बात करें, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने की बात कर रहा है,
तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ कि 8 में 4 का भाग लगाया 2 और 2 को 6 से गुणा किया तो कितना आया 12। अब प्लस की जगह माइनस करना है और माइनस की जगह क्या करना है प्लस। तो 12 और 9 21, 21 में से 5 जाए तो 16। तो पहला ऑप्शन तो सही है। और सामने वाला क्या पूछ रहा है, जो इक्वेशन सही नहीं होगी। अगेन मैं प्लस माइनस को इंटरचेंज करूं, इन दोनों को मुझे इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा 6 में 2 का भाग लगाऊं तो यहाँ आया नंबर 3 और 3 को 4 से गुणा करूं तो वैल्यू कितनी आएगी 12। तो मैंने लिखा 15 माइनस 12 प्लस 3। तो 15 और 3 18, 18 में से 12 जाए तो 6। तो सेकेंड वाला भी क्या आ रही है, वैल्यू सही आ रही है। थर्ड के ऊपर चलते हैं, मुझे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूं, उसको बाद इसको। तो 3 गुणा 2 6, माइनस की जगह प्लस, और 72 डिवाइडेड बाई 6 करूं तो वैल्यू आई 12 माइनस 8। तो 12 और 6 18, 18 में से 8 गए 10 और यहाँ क्या लिखा है 18। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इक्वेशन को बैलेंस नहीं करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो देखो, अगर मैं H को J से कंपेयर करूं तो यहाँ +2 है, E को G से करूं अगेन +2 है, R को P से करूं -2 है, O को M से करूं -2 है। चारों को मैंने कंपेयर किया, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया। आगे आप देखो यहाँ भी +2 +2 -2 -2। सेम प्रोसेस मुझे नेक्स्ट में फॉलो करनी है कि पहले 2 अक्षरों में +2 करना है, बाद वाले 2 अक्षरों में -2 करते हुए चलना है। तो अगर मैं यहाँ +2 करूँ तो F और K, और -2 करूँ तो Y और J। तो F K पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पाँचवें में फोर्थ में दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, रीजनिंग का 10वां सवाल। तो इसमें पूछा है कि कौन सा समीकरण सही होगा। जो पिछला सवाल था उससे ठीक उल्टा सवाल दे रखा है। पिछले में पूछा था कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी, यहाँ दे रखा है कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो मुझे नंबर्स को भी इंटरचेंज करना है और जो साइन दे रखी है उनको भी इंटरचेंज करना है। तो अगर मैं लिखते हुए चलूँ तो मैंने लिखा 7 माइनस 9 डिवीजन 2, उसके बाद प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 3। ये मैंने वैल्यू लिखी, चेंज किया आपने। अगर थोड़ा सा आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो बगैर लिखे भी आप सवाल को कर सकते हैं। तो देखो आपने क्या किया, 7 की जगह मुझे 9 लिखना है और गुणा की जगह भाग का निशान लगाना है मुझे। ठीक है, तो 9 में 2 का भाग नहीं जाता दोस्तों। आप यहाँ दे सकते हैं 9 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो पहली इक्वेशन से कभी भी आंसर नहीं आएगा। हमेशा हमारी बात हुई है, जब भी हम बोर्ड मास का सवाल करते हैं हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर दोनों पास पास है तो पूरे जो 3 नंबर है उनसे होल वैल्यू आए तब तो सही है, और नहीं आए तो उस इक्वेशन से कभी भी आंसर नहीं जाना है। नेक्स्ट देखो, आप यहाँ देखेंगे कि मुझे क्या करना है, जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी जगह क्या लेना है डिवीजन। तो 4 में 3 का भाग नहीं जाता दोस्तों कभी भी, तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। जहाँ भाग दे रखा है वहाँ गुणा करना है और जहाँ गुणा दे रखा है वहाँ क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो यहाँ आप देखो 8/3 गुणा 6, फिर प्लस का निशान है, 9 की जगह मुझे 7 लिखना है और 7 की जगह मुझे 9 लिखना है। गॉट इट। तो देखो ये होल नंबर आ रहा है 2, 8 दूनी 16, 16 प्लस 7 करूँ तो 23, और 23 में से 9 माइनस कर दूँ तो 14। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक नॉन वर्बल सीरीज़ दे रखी है, तो इसमें दो को हम कंपेयर करते हुए चलते हैं। अगर मैं इन 2 को कंपेयर करूं तो आपने देखा कि Z एक स्टेप खिसक गया और पीछे एक यहाँ, ये Z तो यहाँ गया और यहाँ पर एक शेडेड पार्ट आ गया। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आपने देखा कि जो स्टार है वो शिफ्ट हो गया और पीछे की तरफ एक नया सिंबल आ गया। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूं तो ये जो स्क्वायर है, डार्क स्क्वायर है, वो साउथ के अंदर आ जाएगा और उसके पीछे की तरफ एक नया सिंबल आएगा। तो यहाँ साउथ में नहीं है, यहाँ साउथ में है, यहाँ साउथ में और यहाँ साउथ में। अब जो नया सिंबल आना है वो पीछे की तरफ आना है, तो ये एलिमिनेट हो गया।
अब यहाँ एक तो दे रखा है Z, एक दे रखा है S, आना है कुछ नया, तो Z वाला मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि Z ऑलरेडी हमारे पास था सीरीज में, तो मैं इसको राइट किसको कर दूँ, थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर देता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। तो मुझे ये आकृति देखनी है कौन सी फ़ोटो के अंदर अवेलेबल है। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो एक ये वाला हिस्सा मुझे विजिबल है, ये वाला भी हिस्सा विजिबल है, ये लाइन विजिबल है और ये स्लेंटिंग लाइन भी विजिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही जा रहा है ये, तो बाकी ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ चेक करने की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन एनालॉजी का सवाल दे रखा है और 10 का 45 से रिलेशन प्रूव करना है। अब 10 का 45 से रिलेशन प्रूव करें तो सबसे पहले तो दिमाग में क्या आया कि इंटू 4 करके 5 ऐड कर दो। क्या किया यहाँ, इंटू 4 मतलब 40 प्लस 5 किया। तो अगर मैं यहाँ भी इसी को ही फॉलो करूँ तो 6 गुणा 4 होता है 24 और उसमें 5 ऐड कर दूँ तो क्या आया 29। तो पहला वाला तरीका तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर गलत। अब दूसरा यहाँ दिमाग में क्या आ रहा है कि जो 10 दे रखा है उससे एक नंबर छोटा लूँ तो वो आया 9 और उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू क्या बनी 45। फिर से देखिए क्या किया, जो गिवन नंबर है लेफ़्ट वाला उससे एक छोटी वैल्यू ली तो 6 से छोटा नंबर क्या आया 5 और उसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितना आया 25। यहाँ पर 9 से एक छोटा नंबर क्या आया 8 और उसको किससे गुणा करना है 5 से, तो नंबर कितना आ जाएगा 40। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 सवाल जो दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और लेटर बेस्ड सवाल है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वर्ड के जो लेटर्स है वही सारे कोड के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स कहते हैं। अब इसमें लिखा क्या है, अंतिम जो 4 अक्षर हैं पहले उनको पुट किया गया है ICAL, फिर जो R है उसको एज इट इज छोड़ा गया है और उसके बाद पहले जो 4 अक्षर हैं उनको लिखा गया। सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट के अंदर चेक करते हैं, अंतिम 4 अक्षर जो हैं ERED, सबसे पहले इनको लिखा गया है, उसके बाद T यहाँ पर है, उसके बाद ये 4 लेटर पहले वाले बाद में लिखे गए। तो एक्सप्लोशन का मेरे से कोड पूछा है तो अंतिम 4 अक्षर जो है SION फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल और यहाँ अवेलेबल। उसके बाद लेटर है O, तो O यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब बात करते हैं पहले वाले 4 अक्षरों की EXPL, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ दे रखा है EXPL और यहाँ LP कर रखा है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। ऐसे सवाल है जिनमें लॉजिक तो आसान होता है बट थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर एक अक्षर भी आप आगे पीछे ढंग से नहीं पढ़ पाए तो ऑप्शन गलत टिक हो जाता है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, पहले 2 अक्षर पेयर हैं, यहाँ पर भी पेयर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी पेयर है और यहाँ पर भी पेयर है। बाकी मैं कंपैरिजन करूँ तो देखो F से L +6, या दूसरा आप इसको डबल भी बोल सकते हैं, M से S +6, इस बार डबल नहीं बोल पाएंगे, और R से X अगेन +6 दे रखा है, और T से M जाऊँ तो यहाँ क्या दे रखा है +7। तो आप दे सकते हैं पहले 2 लेटर का रिलेशन तो चारों में सेम है, बाद वाले 2 अक्षरों में क्या है +5 और एक में हो रहा है +7, तो ऑप्शन डी को मैं क्या करूँगा, एलिमिनेट यहाँ पर कर दूँगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधा पड़ाव पार कर चुके हैं हम, कुल 30 सवाल है, 15 सवाल हमारे हो चुके हैं। 4 शब्द दे रखे हैं और इन्हें डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर मुझे अरेंज करना है। गॉट इट। तो देखो चेक करते हैं, पहले 2 अक्षरों की बात करूँ तो LA पांचों में सेम दे रखा है। नेक्स्ट अक्षर की बात करूँ तो U और T, तो 2 वैरायटी है, पहला U और दूसरा T। तो T पहले आता है, U बाद में आता है, तो पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखो डबल टी, I और E में पहले E आता है, तो पहले 4 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, तो 4 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है। उसके बाद इनको अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो U, D, A, फिर N, T, B, तो पहले B आएगा मतलब 5, तो यहाँ 5 नहीं है और यहाँ 5 है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। बाकी 2 शब्द को मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ।
47 की बात करूं, वाटर रिफ्लेक्शन का सवाल है और यहाँ आप देखें मुझे ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो एक एक अक्षर को मुझे चेंज करते हुए चलना है। तो F सही दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, और यहाँ गलत है और यहाँ सही दिखाई दे रहा है। D सेम है तीनों ऑप्शन के अंदर। मैं ऑप्शन को हिट करता हूँ, C नीचे की तरफ है जो जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ C गलत हो गया, ये यहाँ सही है, C यहाँ सही है, A सही है, A सही है। L को देखूँ तो L यहाँ गलत दे रखा है और यहाँ L सही दे रखा है, तो ऑप्शन D मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। जब आप ऊपर से नीचे L को लेके आ रहे हैं तो देखो ये ऐसे ही घूमेगा, ये जो राइट हैंड साइड है लेग वो राइट हैंड साइड ही रहेगी, यहाँ लेफ्ट के अंदर आ रही है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन D अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, डाइस का सवाल दे रखा है, 3 डाइस दे रखी है और मल्टीपल डाइस का जब भी सवाल हो तो हमने क्या सीखा है, हम ऐसी 2 डाइस की तुलना करते हैं जिनकी केवल एक सतह समान हो। तो 3 के अपोजिट पूछा है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं तो 2 सतह समान है यहाँ, और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं तो आपने देखा केवल एक सतह समान है, कौन सी, 4। और रूल क्या कहता है, जब एक सतह समान हो तो सभी अंकों को या तो क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉक अरेंज करते हैं। तो अगर मैं क्लॉकवाइज अरेंज करूं तो आप देखेंगे 4 3 5 और वहां आपने देखा 4 1 6, तो हमसे पूछा 3 के अपोजिट कौन होगा, तो विजिबल है यहाँ 3 के अपोजिट कौन होगा, 1, तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अगेन 5 शब्द दे रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। पिछले प्रश्न में उनकी सीक्वेंस पूछी थी, यहाँ हमसे पूछा है कि थर्ड पोजीशन के ऊपर कौन आएगा। गॉट इट। तो देखो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पहले 4 अक्षर सब में ही सेम है, पहले 4 अक्षर सब में ही सेम है। अब जो थर्ड वर्ड है इसका काम निपट गया, तो सबसे पहले तो यही आना है, तो मुझे फोकस किस पे करना है, थर्ड पे, ये फर्स्ट नंबर पे आया। फिर देखो हमने देखा LN LE, तो मेरे पास 3 वैरायटी है, मेरे पास L है, N है और E है। पहले कौन आना है, E, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद थर्ड पे आएगा L, तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, L यहाँ भी, L यहाँ भी, यहाँ E दे रखा है और यहाँ Y, तो E और Y में कौन आएगा, E, तो थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, सिकल, तो ऑप्शन B मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ऑड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक अलग है बाकी 3 से। तो हमने देखा नंबर आसपास ही है, यहाँ आप देखिए +5 हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, अगेन +5 है, यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, यहाँ आपने देखा +5 है और यहाँ +10 है दोस्तों, यहाँ +5 है और यहाँ भी +5 है। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ एलिमिनेट हो गया कि बाकी में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और यही रिपीटेशन दिख रहा है। अगर आप इनको देखें तो देखो पहले 2 लेटर्स हैं इंटरचेंज हो रहे हैं, फिर यहाँ +1 हो रहा है मिड वाले में, फिर लास्ट वाले 2 अक्षर भी क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। यहीं देखिए इसको कंपेयर कर रहे हैं, GI का IG बना, यहाँ +1 है, LS को SL लिखा, तो इसी को ही फॉलो करते हैं। पहले 2 अक्षरों की बात करें तो SI बनना है, ये गलत है, यहाँ सही है, ये गलत है, तो एक ही सही जा रहा है यहाँ पर, तो बाकी को अगर आप मैच नहीं करें तो भी चल जाए, बट फिर भी IS को क्या लिखा, SI, इसमें +1 किया तो क्या आया, T, UE को लिखा EU, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है और इक्वेशन को सॉल्व करना है और 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशन पूछा है कि P K से, तो रिलेशन कौन बताएगा दोस्तों, K, क्यों, क्योंकि K से पूछा गया है यहाँ पर। तो मैं बात करूँगा K और P, मतलब मुझे पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं हम, तो इसने लिखा L इज सन ऑफ K, L इज सन ऑफ K, सेकेंड वेरिएबल को पहले पढ़ रहा है, चेक करना यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं यहाँ से तो आपने देखा L इज़ फादर ऑफ M, L इज़ फादर ऑफ M। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से लेते हैं तो M इज़ हस्बैंड ऑफ N, M पति है किसका, N का। आगे अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो अगेन सेकेंड वेरिएबल को पहले पढ़ा जा रहा है कि P इज़ सन ऑफ N,
P इज सन ऑफ N, P N का बेटा है। गॉट इट। तो बी केयरफुल, जहाँ हैश है वहाँ सेकेंड वेरिएबल को पहले पढ़ा जा रहा है, तो की आवाज़ लगाएगा किसको? P को। तो देखो ये इसका बेटा है और ये बेटे का बेटा है, फिर ये उसका बेटा है, तो इसे बोलते हैं, देखो बेटा उसका बेटा, तो ये तो हुआ पोता, ग्रैंडसन, और ये उसका भी बेटा है, तो इसे बोलते हैं पड़पोता। तो पड़पोता ऑप्शन डी के अंदर मुझे गिवन है, ये इसका क्या हो जाएगा? पड़पोता हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रैंडसन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। अगेन एक सवाल दे रखा है, एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है, 18, 9 और 27। तो देखो या तो रिलेशन क्या बने कि 18 और 27 से 9 बनाऊं, तो इसमें दिखाई दे रहा है दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है, बट अगर आप यहाँ जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 100। तो पहला वाला लॉजिक तो बैठा नहीं। अब इसने देखो क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। ये जो मिड वाला नंबर है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 9 5 जा 45, और फिर जो फर्स्ट नंबर है इसको इसमें से घटा रहा है, माइनस कर रहा है, तो वैल्यू कितना है? 27। तो थर्ड नंबर आया। अगर यहाँ मैं वापस से यही इसी को ही फॉलो करूँ तो 36 × 5 करूँ तो वैल्यू कितना आ रही है? 180, 180। उसमें से पहला नंबर अगर माइनस कर दूँ तो नंबर कितना आया? 140। इसी को ही मुझे थर्ड के लिए अप्लाई करना है, तो 13 × 5 कितना होता है? 65, 65 और -40 कर दूँ तो वैल्यू कितना आया? 25। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल दे रखा है कि 6 लोग हैं, केंद्र की ओर उनका चेहरा है, टूवर्ड सेंटर है, और टेबल कैसी है? हेक्सागन टेबल है। तो जब भी चेहरा इनवर्ड होता है, टूवर्ड सेंटर होता है, तो जो राइट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, हिंदी में कहते हैं वामावर्त, घड़ी से उल्टी दिशा के अंदर चलता है। तो सबसे पहले मैं हेक्सागन ड्रॉ करता हूँ और जो दे रखा है उसको फॉलो करता हूँ। तो इसने कहा U P के ठीक अपोजिट है, U P के ठीक अपोजिट है, तो U और P एक दूसरे के क्या बैठेंगे? अपोजिट। जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन कौन है? P। और इसने कहा P R के ठीक लेफ्ट है, ये R है, और इसके ठीक लेफ्ट कौन बैठा है? P बैठा है, और P के अपोजिट कौन बैठा है? U। फिर दे रखा है S U के ठीक राइट है, तो ये U और इसके ठीक राइट कौन बैठा है? S। तो यहाँ किसको बैठाया? S को। फिर दे रखा है T P और S के बीच है, T P और S के बीच है, तो यहाँ T एक वेरिएबल बचा, P हम ले चुके, बचा कौन? Q। तो यहाँ किसको पुट करते हैं? Q को। अब इसने पूछा है Q के बैठने का स्थान कौन सा है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है Q T के अपोजिट है, तो पहला ऑप्शन ही सही है यहाँ पर कि Q क्या है? T के अपोजिट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। इसने कहा है 5 सब्जेक्ट है, सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाया जाता है, तो इनको अरेंज करते हैं। देखो ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है। अब आगे इन्फॉर्मेशन है, एक दिन केवल एक ही विषय पढ़ाया जाता है, मतलब 5 सब्जेक्ट के लिए 5 दिन रिजर्व है। S1 के पहले केवल S5 है, 1 के पहले सिर्फ क्या है? 5 है। S2 को S4 से पहले पढ़ाया जाता है, 2 जो है उसको 4 से पहले पढ़ाया जाता है। S2 को बुधवार को नहीं पढ़ाया जाता, तो 2 कहाँ नहीं है? बुधवार को, तो 2 यहाँ आ जाएगा फिर, और 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ नहीं आएगा, ऊपर ये जा नहीं सकता, बचा कौन? 3। तो यहाँ किसको लिखा हमने? 3 को। अब पूछा है कि निम्न में से कौन से 2 विषय S3 के बाद, तो S3 के बाद कौन से पढ़ाए जाते हैं? S2 और S4। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सवाल दे रखा है 6 दर्जी है, सर्कुलर टेबल है, गोल मेज है और केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूँ। 6 लोग हैं, जब भी बैठाना है, इवन नंबर में अगर लोग हो तो आमने सामने बैठाना है, और केंद्र की ओर चेहरा हो तो जो राइट है वो हमेशा चलता है एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में कहते हैं वामावर्त, घड़ी से उल्टी दिशा में चलता है। अब इसने कहा है T2 T1 के राइट दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले किसको बैठाते हैं? T1 को। ये T1 है, T1 का राइट चलेगा क्लॉकवाइज, और इसके राइट दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? T2। आगे दे रखा है T5 T3 के ठीक लेफ्ट है, T5
T3 के ठीक लेफ्ट बैठा है, इसको स्किप करते हैं क्योंकि T5 और T3 अभी इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं है। T3 और T4 एक दूसरे के आमने सामने हैं, T3 और T4 एक दूसरे के आमने सामने। तो देखो T1 अगर यहाँ है तो T4 नहीं हो सकते, T2 यहाँ है तो T3 और T4 नहीं हो सकते, तो T3 यहाँ हो सकता है, T4 यहाँ हो सकता है, T3 यहाँ हो सकता है और T4 यहाँ हो सकता है। इनको बैठाया। अब देखो क्या कहा, T5 T3 के ठीक राइट है, T3 के ठीक राइट। देखो अगर मैं T3 यहाँ लूँ तो इसके ठीक राइट इस तरफ T5 नहीं हो सकता, तो यहाँ T3 नहीं होगा, तो यहाँ कौन होगा, T4। और अगर यहाँ T4 है तो यहाँ से किसको हटा देता हूँ, T4 को हटा दो। अब देखो T3 के ठीक राइट यहाँ कौन बैठा है, T5। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कौन आएगा, T6। अब सवाल पूछा निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प समान हैं और जो उसमें नहीं बैठता उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अगर मैं T2 से T3 जाऊँ, ये T2 है और T2 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, T3 की तरफ, इसका मतलब मैं राइट चल रहा हूँ और +2 चल रहा हूँ। अगर मैं T1 से T3 जाऊँ तो T1 से T3 मतलब मैं लेफ़्ट चल रहा हूँ और +2 चल रहा हूँ। T2 से T4 यहाँ है और T4 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, T6, तो अगेन मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट +2 जा रहा हूँ। इसका मतलब एलिमिनेट लेफ़्ट वाला हो जाएगा। 6 से 5 जाऊँ, T6 से अगर मैं T5 जाऊँ तो अगेन मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट +2 जा रहा हूँ। तो थर्ड ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि थर्ड कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट +2 जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सवाल दे रखा है स्टेटमेंट कंक्लूजन एनालिटिकल का सवाल है। स्टेटमेंट दे रखा है संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया है। एक बात कि योग दिवस 21 जून को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाएगा। इसने पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ाया है। भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ाया है, तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि जो योग है वो भारत की देन है और उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है, वर्ल्ड वाइड उसको स्वीकार किया गया है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि भारत का गौरव बढ़ा है, मतलब योग किसकी देन है, भारत की देन है। तो कंक्लूजन ये है। अब इसने क्या कहा है, पहला दे रखा है 21 जून को ही योग दिवस, योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। तो योग तो 365 कभी भी आप कर सकते हैं, तो पहला गलत है। दूसरा दे रखा है योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है कि योग दिवस भारत की देन है तो भारत में लोग आने लगे। वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी योग कर सकते हैं। तो कंक्लूजन तो एक ही था कि भारत का इतिहास, गौरवमय इतिहास बढ़ा, इसका मतलब योग भारत से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अगेन स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। स्टेटमेंट है किसी व्यक्ति का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन वंस स्टेटस, एक की स्थिति एंड मनी और धन पर निर्भर नहीं है। तो व्यक्ति की इम्पोर्टेंस पैसा और उसकी पोजीशन के अलावा व्यक्ति में बहुत सारी क्वालिटीज होती है जिसके ऊपर भी डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपके और हमारे मित्र मंडली में ऐसे लोग होंगे कोई डेजिग्नेशन के ऊपर नहीं है, बहुत सारा पैसा भी नहीं है, बट वो फिर भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसके कारण वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसने कहा है अधिकांश लोगों का लक्ष्य सिर्फ अधिक धन प्राप्त करना है, ये इससे रिलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ये कहता कि आदमी का महत्व धन पर ही निर्भर है, तब तो ये बात क्या हो जाती, सही हो जाती है। हाँ, फिर इसने कहा है देयर आर सम फैक्टर्स अदर देन स्टेटस एंड मनी। अभी यही बात कर रहे थे कि मनी और डेजिग्नेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो किसी व्यक्ति के महत्व में योगदान करते हैं। तो सेकंड वाला यहाँ परफेक्ट है, ये सेकंड वाला सही है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा कि कंक्लूजन सेकंड है वो क्या करता है, इसको फॉलो करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इक्वलिटी इनइक्वलिटी का है और दो कंक्लूजन दे रखे हैं। इसने कहा है कि ई ए से सिर्फ छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जाना कहाँ से कहाँ है, मुझे ई से ए की तरफ जाना है। तो ई यहाँ दे रखा है एक इक्वेशन के अंदर और ए यहाँ दे रखा है सेकंड इक्वेशन के अंदर। अब इनको कनेक्ट कौन करता है, तो ई से मैं जी जाऊँ और जी से मैं डब्ल्यू जाऊँ। देखो ई से पहले कहाँ जाऊँ, जी, और फिर जी से कहाँ जाऊँ, डब्ल्यू, और फिर W से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, A की तरफ। तो क्लियरली विजिबल है हम W से A की तरफ नहीं आ सकते।
ई से जी जा सकते हैं, जी से टी जा सकते हैं, एफ जा सकते हैं, डब्ल्यू जा सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू से ए नहीं जा सकते। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। सेकंड, कहाँ से कहाँ जाना है, वाई से पी जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं वाई से पी जा सकते हैं क्या। वाई यहाँ दे रखा है और पी यहाँ दे रखा है। अगेन कनेक्टिविटी की बात करें तो वाई से मुझे जाना है जी, सेम आप देख सकते हैं। वाई से मुझे कहाँ जाना है, जी, जी से मुझे जाना पड़ेगा डब्ल्यू, और W से मुझे जाना पड़ेगा P। अगेन आप देख सकते हैं कि Y से G जा सकते हैं, G से W जा सकते हैं, लेकिन W से P नहीं जा सकते। तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी गलत है। तो दोनों कंक्लूजन गलत हैं। तो ऑप्शन डी, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज के पेपर के। क्वेश्चन नंबर 60, रीजनिंग का 30वां सवाल। अगेन इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। सबसे पहले चेक करना है जाना कहाँ से कहाँ है। जाना मुझे M से R है, तो M विजिबल है और R भी विजिबल है। अब दोनों को कनेक्ट कौन करे उसकी बात करते हैं। M से सबसे पहले कहाँ जाए, M से गए Y। देखो यहाँ आप देख सकते हैं M से कहाँ चला जाऊँ, Y चला जाऊँ, और Y से मैं चला जाऊँ Q, Q से चला जाऊँ W, और W से चला जाऊँ G, और G से कहाँ चला जाऊँ R। तो M से R तक की जो यात्रा करनी है, तो देखो कैसे गए, M से Y, Y से Q, Q से W, W से G, और G से A, और A से R। तो मैं R तक पहुंच गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जितने भी स्टेशन है बीच में कहीं भी एक जगह सिंगल साइन चाहिए। तो सिंगल साइन यहाँ पर अवेलेबल है देखो। तो इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। सेकेंड की बात करें तो मुझे M से G जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ M से पहले कहाँ जाऊँ, Y, और Y से जाऊँ Q, Q से जाऊँ W, और W से जाऊँ G। तो M से मैं G जा सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वल का साइन। इक्वल साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो दोनों कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर सही है। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले 30 क्वेश्चंस के साथ। अपना ध्यान रखिए, तब तक मुस्कुराते रहें। थैंक यू।